नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th की जियोग्राफी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्लास 10th के जियोग्राफी का 5वां चैप्टर को हम लोग इसमें जो खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। भारत में किस जगह पर खनिज संपदा का या भारत की उत्पादन की दृष्टि से या उपभोग की दृष्टि से भारत के कौन सा स्थान है, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ पर खनिज और ऊर्जा के संसाधन है, ठीक है ना। कहाँ से हम लोग आयात करते हैं, कहाँ निर्यात करते हैं, वो सारा इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये क्रियाकलाप है, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। अगर क्लास 10th में है तो आपको ये पढ़ना चाहिए। बाकी अपन लोग सीधा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का क्या प्रयोग करते हैं? क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? तो अब ये क्या एक प्रकार से अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये जो अभी रोजमर्रा हम अपन की जो दिनचर्या में जो भी धातुएं यूज कर रहे हैं ये कहाँ से आती हैं। आपने पढ़ा है कि भू प्रॉपर्टी पृथ्वी के ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज अथवा सभी खनिज बने हैं। मतलब ये जहाज हो या सुई हो या इमारत हो, सभी किनसे बने हुए? खनिजों के बने हुए हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीन सभी खनिजों के बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी क्या होता है? खनिज होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। मनुष्य के विकास की सभी आवश्यकताओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कहना चाहता है कि हमारे पूरे जीवन में हम लोग जो भी प्रकार के काम, क्रियाकलाप, खाना पीना जो भी है, सब में क्या होता है? खनिज होता है। किस प्रकार का खनिज होता है? जैसे खनिज दंत मंजन की एक उज्जवल मुस्कान। मतलब दंत मंजन, आपने दांत साफ करते हैं, आपके क्या दांत साफ करते हैं, कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका हो गया, चूना पत्थर हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता को मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है। फ्लोरो क्या लिखा हुआ है? फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है और फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड के सफेद या टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, जो कि रेट्रोइल, इल्मेनाइट, एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त। और कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण क्या है? अभ्रक है। टूथब्रश और पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती हैं। अब ये बताइए कि खनिज कहाँ से कहाँ पाए जाते हैं। अब ये जो भी हम लोग दंत मंजन में जिस प्रकार के खनिजों को पढ़ा है, इनकी उपस्थिति या इनका कहाँ पर पाया जाता है, इनका उत्पादन कहाँ पर हो रहा है या कहाँ प्राप्ति हो रही है। सभी सजीव वस्तुओं को खनिज की आवश्यकता होती है। खनिज के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण है, गुणकारी है कि इसके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। तो ये खनिज की महत्वता के बारे में बात हो रही है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई खनिज होता क्या है। भूवैज्ञानिक अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा, नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज इतने विविध क्यों हैं? अब खनिजों के अधिक विविध होने के कारण क्या है? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिज के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों में अनेक खनिजों का क्या यौगिक। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित भागों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के लिए भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व, विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं।
भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का क्या वर्गीकरण करते हैं। तो ऑब्वियसली उनके रंग के आधार पर, कठोरता के आधार पर, चमक है, तो उनको क्या एक दूसरे से अलग अलग विशेषताओं को हम लोग डिटेल में समझ पाते हैं। भूगोलविदों भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का क्या अध्ययन कर ले। भूगोलविद इस कृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण और खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों का निर्माण की प्रक्रिया, उनकी आयु एवं खनिजों के भौतिक और रासायनिक संगठनों से संबंधित विषय की क्या जानकारी रखते हैं। अब क्या देखते हैं कि सामान्य और वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिजों को निम्न प्रकार से किस रूप में, एक तो सामान्य स्थिति और एक वाणिज्यिक व्यापारिक रूप से हम लोग खनिजों का इस्तेमाल करने के लिए उनके टाइप्स क्या वर्गीकरण को हम लोग देखते हैं। पहले एक बार इंडेक्स देख लेते हैं, फिर इंडेक्स को पूरा डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। एक बार नॉर्मली इंडेक्स को पढ़ लेते हैं। ये हमारे खनिज हैं। खनिजों को दो भागों में बांटा गया, एक तो धात्विक खनिज में और एक अधात्विक, तीसरा ऊर्जा खनिज में बांटा गया। धात्विक खनिज में जिसमें लौह धातु, अलोह धातु और बहुमूल्य खनिज। तो लौह धातु में कौन से खनिज आते हैं जिसमें लोहे का अंश होता है, जैसे लोहा अयस्क हो गया, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट है जो लोह अयस्क में आते हैं लोह धातु में। अलोह धातु में जो कि धात्विक कैटेगरी में आता है, लेकिन अधातु जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है, जैसे तांबा हो गया, सीसा, जस्ता और बॉक्साइड है जो अलोह धातु में आते हैं। और बहुमूल्य खनिज में सोना, चांदी और प्लेटिनम। क्लियर है। अधात्विक में देखें तो अभ्रक हो गया, नमक हो गया, पोटास हो गया, सल्फर, चूनास्म हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया तथा बलुआ पत्थर हो गया। ऊर्जा खनिज कौन से है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। तो ये क्या है, खनिजों का वर्गीकरण कर लिया। अब इसको हम लोग डिटेल में एक एक करके सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। लोहे के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग किया। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा के निर्माण एवं संरचना का निर्भर है या संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है, अतः हमारे लिए मुख्य शहर समूह को समझना अत्यंत आवश्यक है जिसमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्राय निम्न शहर समूहों में प्राप्त होते हैं। तो निम्न शैल समूह, जैसे अगर निम्न शैल समूह की बात करें तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारें, जोड़े, भ्रंशों और विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में, वृत्त जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये सरल या तरल और गैसीय अवस्था में दरारों के सारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ठंडे होकर ये जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इसी तरह के सिराओं और जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों में अनेक खनिज संस्तरों परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण होता है सचित परतों में परीक्षण, संचयन और जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक उष्मा दाब का क्या है, परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी में खनिज के रूप में कौन से, जिप्सम और पोटास, नमक, सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों के वाष्पीकरण में होता है। तो ये हम लोगों ने खनिज कहाँ पाए जाते हैं, ये ऊपर से पढ़ा नहीं था, ये यहाँ देख लेते हैं। अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज के अवयव तत्वों के मिश्रण का संचयन क्या अयस्क के रूप में होता है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। खनिजों के निर्माण की अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपवर्तन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है और बॉक्साइट का इसी प्रकार होता है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेजर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी और टिन और प्लेटिनम होता है। नेक्स्ट देखें तो महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें अधिकांश व्यापक रूप में विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्र जल से ही
प्रगहित होते हैं। महासागरीय तली में मैग्नीज ग्रंथिकाओं में क्या है, धनी है। नेक्स्ट, अब एक रोचक तत्व है, इसको देखना जरूरी है। रेट हॉल खनन। रेट हॉल खनन क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है? इसका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत में अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदाय से प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लोह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोई और चेरापूंजी कोयले का खनन परिवार के सदस्य एक लंबी संकीर्ण सुरंग में रूप में किया जाता है, इसे रेत खनन। मतलब क्या कह रहा है? कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी सुरंग के रूप में किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेत हॉल खनन बोलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्रिया का अवैध घोषित किया, सलाह दी कि इसे तुरंत रोका जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये लंबी सुरंग के रूप में खनन प्रक्रिया होती है, तो इनके लिए कोई प्रॉपर वे मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से इनको जान का खतरा रहता है। ये सुरंग है, ऐसा था नहीं कोई सुरंग प्रॉपर बनाई हुई है, वो तो खुद से बनाते हैं और फिर आपको पता है गिर सकती है। अब ये क्या कह रहा है? जरा ध्यान से सोचें और बताएं कि एक खुली खदान, उत्खनन और शस्ट युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर होता है। अब देखिए, एक तो खुली खदान होती है, ये पूरी खुले यहाँ पर खदान में या जो भी उत्पादन हो रहा है या खुदाई की जा रही है, और एक होती है एक आंतरिक सूरज सुरंग बना दी और अंदर से आप अंदर तक जाते हो, उस चीज को खुदाई करते हो। तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो ये उसके बारे में अंतर पूछ रहे हैं। पर अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली, यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक, अन्य अनेक धात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी पार्श्वों का गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों पर अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक क्या होते हैं, अलोह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों में लगभग विहीन है। ये विभिन्न खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। आइए अब हम भारत के कुछ ऐसे या कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिजों का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीवयता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसे हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप भंडार खदान में परिवर्तित हो जाते हैं। अब लो खनिज के बारे में बात करते हैं। लो खनिज कौन कौन से होते हैं? अब एक एक खनिजों का क्या हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे, उनका उत्पादन कहाँ पर होता है, कैसे क्या प्रक्रिया होती है, उसको देखते हैं। लो खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान, मतलब लो खनिजों का योगदान सबसे ज्यादा, उसका टोटल धात्विक खनिजों में 3/4 योगदान है। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का क्या निर्यात भी करता है। मतलब आपकी आवश्यकता पूर्ति होगी, इतना उत्पादन होने के बाद जो एक्स्ट्रा अधिक उत्पादन हो रहा है उससे क्या हम लोग दूसरे देशों में निर्यात करके पैसा कमा सकते हैं। क्लियर है? लो अयस्क जो आयरन और है, तो ये क्या है? लो अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक औद्योगिक विकास की क्या रीढ़ भी है। ठीक है ना? तो वहां ऊपर आप लोगों ने अभी मैप में देखो, मैप में क्या बता, वो सॉरी डायग्राम में क्या बता रहा है वो देख लेते हैं। जैसे लो एक उत्पादन के राज्य प्रतिशत के आधार पर, ये आंकड़े पुराने हैं दोस्तों, लेकिन इसका अपडेट भी कुछ करीब करीब सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं। उड़ीसा में सबसे ज्यादा लो का उत्पादन होता है, 52 है, तो ऑब्वियसली एक ज्यादा से +-1 होता है, इतना ही होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरे नंबर पर झारखंड, सॉरी छत्तीसगढ़, और चौथे नंबर पर झारखंड, 5 नंबर पर अदर। तो ये क्या सबसे ज्यादा लो है? इसके उत्पादन में कौन से भंडार है सबसे ज्यादा? वो है उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? उड़ीसा में सबसे ज्यादा। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कन्नड़ भाषा में कुதிरे का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से क्या मिलती जुलती है? बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के डील से
मिलती जुलती है, जिसके कारण यह नाम पड़ा। बेलाडीला की पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारत में लो आयस के विपुल संसाधन है। भारत उच्च कोटि के लो आयस से युक्त भी धनी है। मतलब भारत में यहाँ उच्च कोटि का लो आयस भी पाया जाता है। मैग्नेटाइज सर्वोत्तम प्रकार का लो अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों के विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लो अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहेंस की मात्रा मैग्नेटाइट की तुलना में थोड़ा कम है। इसमें लोहेंस 50 से 60% है। तो एक तो हो गया मैग्नेटाइट जो सर्वाधिक लोहेंस वाला होता है, दूसरे हेमेटाइट होता है, सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। भारत में लो अयस्क की पेटियां कौन कौन सी, मतलब ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर लो अयस्क पाए जाते हैं? तो एक तो उड़ीसा झारखंड पेटी थी। उड़ीसा में उच्च कोटि के हेमेटाइट किस्म की लो अयस्क मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसमें सन्निकट झारखंड में सिंहभूमि जिले गुआ नुआ मुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। तो ये एक तो उड़ीसा झारखंड पेटी होगी, दूसरा दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर पेटी होगी। ये पेटियां महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के राज्यों के अंतर्गत पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ियां श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पैदा है। तो ये बेलाडेला पहाड़ी कर्नाटक का नहीं था, सॉरी छत्तीसगढ़ का था, ठीक है ना, ये गलती से बता दिया था। छत्तीसगढ़ में बेलाडेला की पहाड़ियां, ये ध्यान रखना। इस गुणवत्ता के लौह में 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पतन से जापान तथा दक्षिणी कोरिया को निर्यात किया जाता है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुर और तुमकुरु पेटी है जो कर्नाटक से संबंधित है। तो ये क्षेत्र कौन किस राज्य में आते हैं? कर्नाटक में। इस पेटी में लो अयस्क की वृहद राशि संचित है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार में सबसे बड़े निक्षेपों से एक माने जाते हैं। लो अयस्क कर्दन के रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पतन को या पतन पर भेजा जाता है। जो ये क्षेत्रों के नाम बता रखे हैं, एग्जाम में आप लोगों को ये ध्यान रखना है, भी पूछ लें जो कर्नाटक में लो अयस्क के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये बल्लारी, चित्रकूट है, चिकमंगलुर है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा लो अयस्क की पेटी में महाराष्ट्र गोवा की पेटी, यह पेटी गोवा महाराष्ट्र के राज्य में रत्नागिरी जिले में स्थित होते हैं। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसकी दक्षता या इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमागांव पतन से इनका निर्यात किया जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 केजी मैग्नीज की आवश्यकता होती है। मतलब 1 टन आपको अगर इस्पात बनाना होगा ना, तो आप लोगों को 10 केजी मतलब मैग्नीज, और इस्पात मैग्नीज के निष्कर्षण के माध्यम से ही बनता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवा और पेंट बनाने में किया जाता है। क्लियर है? अभी ये डायग्राम में बता रखा है किन किन राज्यों में। ये 2016 का डेटा है। अभी आप लोगों को 2021 वाला डेटा को अपडेट करना है, बट ये ध्यान रखना है कुछ ज्यादा परसेंटेज में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लगभग वही है। उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे 27% मध्य प्रदेश है मैग्नीज उत्पादन में, फिर महाराष्ट्र आ गया, फिर वही सी जगह उड़ीसा है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में उत्पादन। तो इन क्षेत्रों में ये वर्तमान आंकड़े आप लोगों को ध्यान रखने हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट देखें तो ये क्या, ये जगह बता रखी है जो भी, जैसे बेवर, अजमेर में, ये इनको क्या अलग अलग क्षेत्रों में बॉक्साइट, अभ्रक का उत्पादन, बॉक्साइट का, मैग्नीज का, लोहेस निर्यातक। तो ये चित्रदुर्ग का इलाका कहाँ पर है? चिकमंगलुर है कर्नाटक में, कुद्रेमुख है, शिमोगा जो है रत्नागिरी महाराष्ट्र में, मारमागांव पतन हो गया कहाँ, गोवा में। तो ये बिलासपुर, ये आप लोगों को इससे मैप के माध्यम से रीड करना है ताकि क्या आराम से समझ में आ जाए। जियोग्राफी के मोस्टली आप लोग मैपिंग बेस्ड पर चीजें पढ़ोगे तो चीजें लंबी देर तक याद रहेगी। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2001 में कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ। अभी आपको करंट के डेटा अपडेट करने हैं।
जरा ध्यान से सोचें और बताएं कि भारत में लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला, लौह इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्रों को अधिरोपित करें। क्या आप इनमें से कोई संबंध दिखते हैं? स्पष्ट करें। अब अलोह धातुओं के बारे में, अभी तक हम लोगों ने लौह धातुओं के बारे में पढ़ लिया, जिसमें लौह अयस्क था, मैग्नीज था, उनको पढ़ा है। अब अलोह धातु में कौन कौन से हैं? भारत में अलोह धातु की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का क्या वितरण को समझे। सबसे पहले हम लोग तांबे के बारे में, जो अलोह धातु का पहला पार्ट है, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। भारत में तांबे का भंडार उत्पादन करते रूप से न्यून ने घातवर्धीय मिलिएबल तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट खदाने 52% तांबा का उत्पादन किया जाता है। यहाँ से क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में तांबे का उत्पन्न होता है। और कौन सी जगह पर? बालाघाट जगह है, बालाघाट की खदानों में तांबे का। झारखंड का सी भूमि में तांबे का मुख्य उत्पादक है और राजस्थान की खेतड़ी के खदानों में तांबे का उत्पादन होता है। तो तांबे का ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों में उत्पादन नहीं होता है, मध्य प्रदेश उनके होता है, लेकिन उनका भले कम मात्रा में हो, बट उत्पादन होता है। ये तो तांबे की बात होगी। बॉक्साइट के बारे में बात करते हैं। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त होता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेट से संबंध व्यापक भिन्नता वाले चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोह जैसे शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धीयता भी पाई जाती है, मिलिएबिलिटी। भारत में बॉक्साइट निक्षेप मुख्यतः कहाँ पर? अमरकंटक पठार कहाँ पर है? मैकाल पहाड़ियां हैं, बिलासपुर, कटनी के पठारी भाग में। तो ये महाराष्ट्र के आसपास के इलाके में बता रखा है, ठीक है ना। अब अगर प्रॉपर रूप में उत्पादन की बात करें तो बॉक्साइट के उत्पादन में आपको पता है हमेशा की तरह वही उड़ीसा, दूसरे नंबर पर कौन सा? गुजरात है, और फिर ये आपको इसके वर्तमान डेटा ध्यान रखना है। जो भी अगर आप लोग ऑनलाइन फैक्ट पढ़ो तो भी लेटेस्ट इकोनॉमी सर्वे आप लोग वैसे करंट के हिसाब से पढ़ते हो, उसमें सारा दे रखा है। या वन रिपोर्ट, सॉरी क्या नाम है, खनन रिपोर्ट देखकर भी आप लोग इसे पता लग सकते हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। 2016-17 या कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट के निक्षेपों में है। तो ठीक है ना, बॉक्साइट के उत्पादन में भी कौन सबसे पहले स्थान पर? उड़ीसा। जरा ध्यान से सोचिए, भारत के भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट के खाने चिन्हित करना। भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट के खानों का अपन चिन्हित करने की बात करें, पहले एक रोचक तथ्य वो भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम के बने हुके बटन पहनता है तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता है तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता है। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के क्या बर्तन एक आम बात हो गई। तो ये रोचक तथ्य आप लोग समझ गए होंगे। अब अधात्विक खनिजों के बारे में बात करते हैं। अब्रक, पहले धात्विक खनिजों में लोह धातु सब पढ़ लिया। अब अधात्विक, जिसमें अब्रक है, एक ऐसा खनिज जो प्लेटों अथवा पतरन क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं, इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अब्रक पारदर्शी काले, हरे, पीले और भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विस्वान के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता। कारण अब्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के प्रयुक्त होने वाले अपहार्य खनिजों में से एक है। अब्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक हैं। राजस्थान के मुख्य अब्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अब्रक पेटी में भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादन पेटी है। तो ये जो हजारीबाग पेटी वाला बिहार, झारखंड, ये ऑब्वियसली ये छोटा नागपुर पठार के आसपास के इलाके हैं। ये लगभग भारत के सभी प्रकार के खनिजों या दूसरे प्रकार के खनिजों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चट्टानी खनिज कौन से होते हैं? चूना पत्थर, लाइम स्टोन।
चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाए जाते हैं। ये अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लो प्रगलन की भट्टियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जरा ध्यान से सोचिए, मानचित्र का अध्ययन तथा बताए गए छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है। ये अब इसको चूना पत्थर के उत्पादन में देखेंगे तो सर्वाधिक चूना पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान है? 21%। देखिए राजस्थान चूना पत्थर के उत्पादन दूसरे नंबर पर 11% है। मतलब मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसके आपको नवीनतम आंकड़े पढ़ने हैं, ये भले आप पढ़ लो एक बार, लेकिन इसको अपडेट कर लेना। खनिज के घातक उद्योग बनाने रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियमों और पर्यावरणीय कानूनों का क्या क्रियान्वयन अनिवार्य है। अब खनन के क्या खतरे और जोखिम क्या क्या आपने कभी खनिज जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा? खनिजों के स्वास्थ्य पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खदान में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल और हानिकारक धुएं में सांस लेते फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने, जल प्लावित होना, कोयले की खदान में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी है। खदान क्षेत्र में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों और खनिजों की तरह मलबे के कतार लगाने से भूमि पट्टी का या भूमि मिट्टी का अवक्षेप होता है। सरताओं और नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। तो ये खनन के कारण क्या प्रदूषण तो होना है, खनन प्रक्रिया के कारण धूल और वायु में प्रदूषण। इसके अलावा अब बढ़ता है कि भाई खनिजों का संरक्षण करना है तो किस प्रकार करेंगे। हम सभी को उद्योग और कृषि खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूप्रपट्टी का 1% है। जिन खनिज संसाधनों का निर्माण और संग्रह में लाखों वर्ष लगे, हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भीय क्रिया इतनी धीमी है, उनमें वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप में थोड़ी है या अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसीलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरणीय योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत खनन के से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ इनकी गुणवत्ता क्या है घटती जाती है। ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज का अगर एक सीमित मात्रा में लगातार उपयोग करेंगे तो अच्छी गुणवत्ता की चीजें पहले यूज हो जाएंगे, फिर पीछे बचेगा कचरा। अपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग, अन्य प्रतिस्थापना का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए उपाय है। अब ये क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सोचिए। क्या उन पदार्थों की सूची बनाए जहाँ खनिजों की अपेक्षा प्रतिस्थापना को प्रतिस्थापना का प्रयोग हो रहा है, और ये प्रतिस्थापन क्या है और कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो ये आपसे सवाल कर रहा है, ठीक है ना, ये ना मेरे से कर रहा है। अब नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन कौन कौन से होते हैं? ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने, रोशनी, ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन, उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जाता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या विद्युत दोनों, जल विद्युत, ताप और सम्मिलित भाग क्या है? सम्मिलित किसका भाग है? सम्मिलित है। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा शामिल है। ग्रामीण भारत में लकड़ी और उपले बहुत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है
और इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित किया गया, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है जिन्हें कृषि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर रहता है। तो कोयले के महत्व तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयला निर्माण पादप पदार्थों की लाखों वर्ष तक संपीड़न, और इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदल में से होते पादपों में पीट उत्पन्न होते हैं जिसमें कम कार्बन नमी की मात्रा उच्च और निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भरा, मतलब लिग्नाइट क्या है, निम्न कोटि का एक क्या होता है, पूरा कोयला है। ये मुलायम होने के साथ अधिक, ये कोयले के खदान का दृश्य आप लोग इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस मैप में क्या है, एक तो कोयला क्षेत्रों के बारे में ये जो डैश डैश करके लाइनें बना रखी है, कोयला क्षेत्र के बारे में कोयला के खाने इस प्रकार है जो ब्लैक कलर में, तेल क्षेत्र हो गया जो रेड डॉट में, और मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक और एचवीजी ग्रह। इसमें जो मैप में जो सारा क्षेत्र दे रखा है, ये तेल क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जो वडोदरा, कलोल, अंकलेश्वर, हजारीबाग है, झाबुआ है, विजयपुरा है, अंता हो गया, और ये पाइपलाइनों के माध्यम से दिल्ली के गुरुग्राम साहिबा। तो ये क्या है ना, तेलीय क्षेत्र है। तो इसमें यहाँ जो भी जोन दे रखे हैं, असम में भी देखिए आप, असम में डिगबोई है, नारकटिया, नजीरा है, शिवसागर है। तो ये आप लोग इन क्षेत्रों को मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे। नमी युक्त होना। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार में तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उस श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है जिसका लौह के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष से कुछ अधिक, और दूसरी टर्सरी निक्षेप जो 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है, इनके प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी है, पश्चिम बंगाल और झारखंड वाले इलाका में, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के क्या जमाव पाए जाते हैं। तो ये क्या कोयला आप लोग गोंडवाना काल की चट्टानों में और टर्सरी काल में चट्टानों में देखते हैं। ज्यादातर गोंडवाना काल की चट्टानों में ही कोयला 2% के आसपास है, जो टर्सरी युग की चट्टानों में जो जम्मू कश्मीर ऊपरी इलाका में आप लोग देख सकते हैं। टर्सरी कोयला से तो पूरी राज्य में कौन से, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है। इसमें रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर क्या भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग, ताप विद्युत ग्रहण, कोयला क्षेत्र अनेक स्थापित किए जाते हैं। अब हम लोग पेट्रोलियम क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा मुख्य प्रमुख साधन कौन सा है, पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप और प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेह और अनेक विनिर्माण उद्योगों को क्या बोलते हैं, कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक और असंख्य रसायनों में एक नोडीय बिंदु का क्या काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्सरी युग की शैल रचनाओं के अपनति और भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहां पाया जाता है जहां उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत संरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती रंध्र परतें तेल को क्या ऊपर उठने वाले, नीचे रिसने से क्या होती है, रोकती है। पेट्रोलियम असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के क्या है
ऊपर पाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, प्राकृतिक गैस और खनिज से अलग अलग पाए जाते हैं, ये एक दूसरी जगह पर जहाँ आप लोग प्राकृतिक खनिज तेल देखेंगे वहां पर प्राकृतिक गैस भी देखने को मिलेगी। भारत में मुंबई, हाई, गुजरात, असम प्रमुख तेला क्या पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय क्षेत्रों को चिन्हित करें। अंकलेश्वर हो गया गुजरात में महत्वपूर्ण स्थान तेल संयंत्र, असम में भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, डिगबोई, नाहरकटिया और मोरेन ग्रीन क्या नाम है, हुग रीजन। ठीक है ना, तेल के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। तो ये आप लोगों को, इनमें आप लोगों को ये कुछ विशेषताओं के साथ कौन कौन से क्षेत्रों में तेल का उत्पादन होता है। अगर प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ साथ अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के साधन के रूप में पाया जाता है। पेट्रो रसायन उद्योगों के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसीलिए वर्तमान शताब्दी का क्या है, ईंधन है प्राकृतिक गैस। कृष्णा गोदावरी नदी में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सन्निहित क्षेत्रों में खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल को तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजारी विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन कितनी 1700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन के रूप में जाना जाता है। मुंबई और बेसिन के पश्चात उत्तरी भारत के उर्वरक और विद्युत और अन्य इस मैप में जो दे रखा है आणविक क्षेत्र और तापीय क्षेत्र कौन कौन से होते हैं वो आप लोगों को पता करने हैं। इस मैप में पढ़ने हैं जगह कौन कौन सी किस राज्य से संबंधित है, इसके बारे में हम लोग थ्योरी को डिटेल में नीचे पढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को क्या है, ये विजय हजार HVJ है ना। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन से संवेग मिला है। ऊर्जा और उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोगता हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन और संपीड़ित प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय रहा है। विद्युत आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतना ज्यादा विस्तृत है कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास और सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार के उत्पन्न की जाती है। किस पर, एक प्रवाही जल से हाइड्रो टर्बाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करना और दूसरा अन्य खनिज जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टर्बाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न होने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। क्लियर है। तेज बहते जल में जल विद्युत उत्पन्न की जाती है जो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो जल से विद्युत उत्पन्न करना क्या, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरण संसाधनों के बारे में मैंने आपको क्या बताया, जो असमाप्य है, मतलब उनका आप लोग विभिन्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनका रेगुलर रिक्रिएट कर सकते हैं। भारत में अनेक बहुउद्देशीय योजनाएं जो विद्युत उत्पन्न करती हैं। भाखड़ा नागल बांध है, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन और कोपेली हाइडल परियोजनाएं। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत ग्रह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। अपने राज्य के ताप विद्युत ग्रह की जानकारी एकत्र कीजिए और उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम भी बताइए या लिखिए। अब हम लोग देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के कौन से संसाधन हैं। ऊर्जा के बढ़ते उपयोग देश में कोयला, तेल और गैस जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर रह गए हैं। गैस व तेल की बढ़ती कीमतें, उनकी संभावित कमी, भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरणीय योग्य संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग को बहुत सरल है या बहुत जरूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल और जीववात साधन में समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु वृहद कार्यक्रम बनाए गए हैं। ठीक है ना। तो ये
गैर परंपरागत सोर्स के बारे में बात की गई है। अब हम लोग परमाणु और आणविक ऊर्जा के बारे में, परमाणु ऊर्जा और आणविक ऊर्जा के कौन कौन से, कहाँ पर कितना उत्पादन हो रहा है, कहाँ पर कैसे, कौन से क्षेत्र है, उनका हम लोग डिटेल में जानेंगे। परमाणु और अथवा आणविक ऊर्जा में क्या, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने में प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो उष्मा के रूप में काफी ऊर्जा निर्मुक्त होती है या विमुक्त होती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। और यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। कहाँ पर, यूरेनियम और थोरियम। इसका प्रयोग परमाणु और आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाले मोनोजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है। इसकी केरल में जो मोनोजाइट रेत है उसमें थोरियम, और थोरियम क्या है, एक परमाणु और आणविक ऊर्जा का या आणविक ऊर्जा बनाने का सोर्स है। अब सौर ऊर्जा के बारे में बात करें। भारत एक उष्णकटिबंधीय जहाँ देश है जहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सारे ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलब्ध तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म में विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल में से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। तो ये पवन चक्की कहाँ पर, नागरकोइल क्षेत्र है। कहाँ पर है ये, इसको सर्च करके बताओ, क्या ये कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, गुजरात, किस जगह पर है। अब बायोगैस के बारे में बात। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्टों के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोल की अपेक्षा अधिक है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसान दो प्रकार से लाभान्वित हैं, एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। ये उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपले लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को क्या करता है, रोकता है। बायोगैस संयंत्रों के बारे में देखते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, बायोगैस बड़े बड़ी टंकियों में ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग कर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बांध बनाए जाते हैं। उस ज्वार में इस संकरी खड़ीनुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होकर बांध में रह जाते हैं। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है जो ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाते हैं। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट गुजरात, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन क्षेत्रों में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा को उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। अब भूतापीय ऊर्जा के बारे में हम लोग जानते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग इस प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को, मतलब आंतरिक भागों में जो तापमान है पृथ्वी के भूगर्भीय भाग में, आपको पता है आंतरिक भाग में पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे धीरे धीरे अंदर की साइड तापमान बढ़ता है। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्थिर होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ प्रगामी ढंग से तप्त हो जाती हैं। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराई पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधनों में ऊष्मा का अवशोषण कर
तप्त हो जाता है या इतना तप्त हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने में और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे जिसका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन में भारत में प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं और एक हिमाचल में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में से दूसरी लद्दाख के पूगा घाटी में। क्लियर है? समझाना कुछ है नहीं, आप लोग पढ़ लेना। ऊर्जा संरक्षण मतलब ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार करें? आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रत्येक सेक्टर कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य और घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग, सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपगम अपनाना होगा। उदाहरणतः जागरूक नागरिकों के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब प्रयोग न हो रहा हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग को हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। क्या है? ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन, ये ध्यान है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम अगले चैप्टर आप एमसीक्यू इन सब का सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो ये सारे आप लोगों को एमसीक्यू करना है और थ्योरी वाले हैं तो अगर आप क्लास 10th स्टैंडर्ड के हैं तो आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन भी करने हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। हेलो।